हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। तो कल हम लोगों ने नीला कुरिंजी के बारे में पढ़ा था और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज का जो हमारा क्लास है वो है जंतु प्रजनन पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जंतु प्रजनन यह पशुओं में संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जंतु प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक को कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स और सतत प्रजनक को कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौसमी प्रजनक क्या कहता है? मौसमी प्रजनक जरा ध्यान दीजिएगा, वह जीव जो विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं उसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। याद रखिएगा, मौसमी प्रजनक क्या है? वह जीव जो विशेष मौसम में ही प्रजनन करते हैं उसे ही कहते हैं क्या? मौसमी प्रजनक। इनका प्रजनन चक्र बाहरी पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? इनका प्रजनन चक्र बाहरी पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास है कुत्ता, हिरण, भेड़, घोड़ा इत्यादि। ये सभी क्या है? मौसमी प्रजनक है। अगला है हमारा क्या? सतत प्रजनक। क्या है सतत प्रजनक? जरा ध्यान दीजिएगा, यह वह पशु होते हैं जो पूरे वर्ष प्रजनन कर सकते हैं। सतत प्रजनक कौन होते हैं? तो ऐसे पशु जो पूरे वर्ष क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, उसे कहते हैं क्या? सतत प्रजनक। इनका प्रजनन चक्र मौसम या बाहरी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। क्या कह रहा है? इनका प्रजनन चक्र मौसम या बाहरी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। उदाहरण क्या है? तो मनुष्य, गाय, सूअर इत्यादि, ये सभी क्या हैं? तो सतत प्रजनक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रजनन चक्र। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? तो रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? रिप्रोडक्टिव साइकिल। चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। ध्यान दीजिएगा, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? तो जितनी भी मादाएं हैं उनके इंडोमेट्रियम वॉल जो है जब टूट के बाहर निकल जाते हैं रक्त के रूप में, तो वही रिप्रोडक्टिव साइकिल कहलाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मध्य चक्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक मध्य चक्र होता है और दूसरा है ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र। ठीक है, अंग्रेजी में मध्य चक्र को कहते हैं ऑस्टस साइकिल। ठीक है, और ऋतुस्राव या मासिक चक्र को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग क्या? तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे मध्य चक्र। मध्य चक्र क्या होता है? इसे ऑस्टस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मध्य चक्र को ऑस्टस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यह नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों जैसे गाय, कुत्ता, भेड़, हिरण आदि में पाया जाता है। ठीक है, ये उदाहरण आपको याद रखना है। नॉन प्राइमेट्स कहने का मतलब क्या है? नॉन प्राइमेट्स कहने का मतलब कि जितने भी चार पैर पर चलने वाले प्राणी होते हैं वो सब नॉन प्राइमेट्स हैं। ठीक है, और नॉन प्राइमेट्स में कौन सा चक्र दिखता है? तो मध्य चक्र दिखता है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? ऑस्टस साइकिल। ठीक है, अगला सभी लोग हेडिंग डालेंगे क्या? तो अगला हेडिंग डालेंगे मासिक चक्र। ठीक है, यह चक्र प्राइमेट स्तनधारियों जैसे मनुष्य, वानर, चिंपैंजी इत्यादि में देखने को मिलती है। ठीक है, इस चक्रीय परिवर्तन में रक्तस्राव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस चक्रीय परिवर्तन में, मासिक चक्र में जो हमें परिवर्तन दिखेगा वो क्या होगा? तो उसमें रक्तस्राव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उदाहरण दोनों का याद रखिएगा। आइए इनके बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ ऑस्ट्रस साइकिल, दूसरी तरफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां पे दिया हुआ है क्या, पहला अंतर, पाया पाया जाने वाला वर्ग, ठीक है। ऑस्ट्रस साइकिल गैर प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि में ऑस्ट्रस साइकिल मिलता है, ठीक है। प्राइमेट स्तनधारी जैसे मनुष्य, वानर, चिंपांजी इत्यादि में मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलता है। प्रजनन काल क्या है, ठीक है। तो ऑस्ट्रस साइकिल का प्रजनन काल क्या है, केवल मध्य अवस्था यानी हीट पीरियड में मादा प्रजनन के लिए तैयार होती हैं। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर बात करें तो पूरे चक्र में गर्भधारण संभव है, ठीक है। पूरे चक्र में कहने का मतलब क्या, कि हर एक मंथ में ओवुलेशन होता है, अंड उत्सर्ग होता है, ठीक है। फर्स्ट डे अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ है तो 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फ्लो रहेगा। उसके बाद छठे दिन से लेके तकरीबन आप जोड़ लीजिए 20 दिनों तक के बीच में आप क्या कर सकते हैं, गर्भधारण करा सकते हैं, ठीक है। अगला है क्या, रक्तस्राव। तो देखिए सामान्यतः कोई बाहरी रक्तस्राव नहीं होता है, केवल गर्भाशय में परिवर्तन होते हैं, किसमें, तो ऑस्ट्रस साइकिल में, ठीक है। लेकिन जरा इधर देख लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी मासिक धर्म में, मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव होता है, ठीक है। अगला है चक्र की अवधि। ऑस्ट्रस साइकिल में चक्र की अवधि क्या है, तो विभिन्न प्रजातियों में 5 दिन से लेकर कई महीनों तक हो सकती है, लेकिन मनुष्यों में देखा गया है लगभग 28 दिनों का होता है, ठीक है। ये टोटल पीरियड जो है, टोटल साइकिल जो है मनुष्यों में 28 डेज का होता है। आइए अंडोत्सर्ग देखा जाए, क्या लिखा है, एस्ट्रस यानी ऑस्ट्रस के दौरान होता है, ठीक है। ओवुलेशन कब होता है, तो एस्ट्रस के दौरान, चक्र के मध्य में होता है, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी लगभग 14वें दिन क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। गर्भाशय की परत, ठीक है, यानी इंडोमेट्रियम का बात कर रहे हैं। यदि निषेचन ना हो तो गर्भाशय की परत पुनः अवशोषित हो जाती है। इनकी इंडोमेट्रियम वॉल टूट के रक्त के रूप में बाहर नहीं निकलती है, वापस क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। लेकिन जरा देखिएगा मध्य, यहाँ पे मासिक धर्म में क्या कह रहा है, यदि निषेचन ना हो तो गर्भाशय की परत झड़कर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है, किसमें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अगला है व्यवहार में परिवर्तन। तो कह रहा है मादा केवल मध्य अवस्था में नर को आकर्षित करती हैं, और यहां लिखा हुआ है क्या, मासिक धर्म चक्र में कोई विशेष व्यवहारिक परिवर्तन नहीं होती है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा यही इसके क्या है, अंतर है। आप इस अंतर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सरल भाषा में ये लिखा गया है, आपके कॉपी में भी होगा, और मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज भी करा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक हम लोग हेडिंग डालेंगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, ठीक है। अगला है, आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पूर्व निषेचन, दूसरा पढ़ेंगे निषेचन, और तीसरा पढ़ेंगे पश्च निषेचन, ठीक है। लैंगिक जनन की मुख्यतः 3 ही घटनाएं हैं, कौन कौन सी, पूर्व निषेचन, निषेचन, और एक क्या है, तो पश्च निषेचन। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्व निषेचन। क्या कह रहा है, इसमें युग्मकों का निर्माण और उनका स्थानांतरण शामिल है, ठीक है। इसमें क्या है, तो 2 ही स्टेप्स हैं, 2 ही चरण हैं, युग्मकों का निर्माण और उनका स्थानांतरण। आइए तो सबसे पहले देखते हैं युग्मकों का निर्माण, ठीक है। वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से अगुणित युग्मकों का या अगुणित युग्मकों जैसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। कोई दिक्कत, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो होगा उसी की प्रक्रिया को कहेंगे क्या, युग्मक जनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्या है, कोई अगर आपसे सवाल पूछेगा कि युग्मक क्या है तो क्या जवाब देंगे? लैंगिक अगुणित प्रजनन इकाई को क्या कहा जाता है? तो युग्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु जो है वो युग्मक है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, शुक्राणु जनन और दूसरा क्या? अंड जनन। कोई अगर आपसे पूछेगा कि गैमेट यानी युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तब बता दीजिएगा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है शुक्राणु और दूसरा क्या होता है? तो अंडाणु। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्या है भाई? तो युग्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी यही युग्मक जनन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक शुक्राणु जनन और दूसरा क्या? अंडाणु जनन। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या? शुक्राणु जनन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए देखते हैं क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से नर युग्मक या नर प्रजनन इकाई का निर्माण होता है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से नर युग्मक या नर प्रजनन इकाई का निर्माण होता है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए यौन आरंभ के दौरान क्या होता है? एट द एज ऑफ 13 to 19 के बीच। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास द्विगुणित एक कोशिका होता है जिसे कहते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु जन यानी स्पर्मेटोगोनिया। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होके पहले दो कोशिका बनता है जिसे कहते हैं क्या? प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहां लिखा हुआ है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, वो भी कौन सा? तो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन। देखिए ये दोनों विभाजन करके कितनी कोशिका बनाया? दो ये बनाया, दो ये बनाया। ये कहलाया क्या? द्वितीयक शुक्र कोशिका। ठीक है, आगे ये द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन किया तो ये टूट के दो बनाया, ये टूट के दो बनाया, ये टूट के दो बनाया और ये टूट के दो बनाया। सब कहलाया क्या? शुक्राणु पूर्व। ठीक है, और यही आगे जाके विभेदन करके क्या बना दिए? तो सब शुक्राणु का निर्माण करा दिए। ठीक है, यही सब आगे जाके किसका निर्माण करेंगे? तो शुक्राणुओं का। यही है यौन आरंभ के दौरान शुक्राणु जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अंड जनन। ठीक है, क्या है अंड जनन? सभी लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से मादा युग्मक या मादा प्रजनन इकाई का निर्माण होता है उसे अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझने के लिए यहां देख सकते हैं ये द्विगुणित क्या है? अंड जनन कोशिका है। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ और ये दो कोशिका का निर्माण किया जिसे कहा गया क्या? प्राथमिक अंडक। अर्धसूत्री विभाजन हुआ उस दौरान यहां पे हमारे पास द्विगुणित कोशिका जो था वो टूट के क्या बनाया? तो सब अगुणित कोशिका। ठीक है, अब ये अर्धसूत्री विभाजन पहला हुआ तो ये कोशिका टूट के सबसे पहले दो कोशिका तो बनाई लेकिन एक छोटा और एक बड़ा बना। ठीक है, ये कहलाया द्वितीयक अंडक और ये कहलाया क्या? प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। यहां अर्धसूत्री विभाजन दूसरा हुआ, ये टूट के फिर दो कोशिका बनाया, एक छोटा और एक बड़ा। ये कहलाया द्वितीयक ध्रुवीय पिंड और यहां पे ये बनाया क्या? अंडाणु। इस तरीके से होता है क्या? अंडाणु जनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है।